नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उपचुनाव के लिए गरोट में हुआ प्रशिक्षण आयोजित, कोरोना जागरूकता पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल। जीतू पटवारी और सज्जन सिंह वर्मा ने सिंधिया पर साधा निशाना। राज्य महिला आयोग अध्यक्ष शोभा ओझा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उपचुनाव के चलते मध्य प्रदेश की राजनीति काफी गरमाई हुई है। राजनेताओं के बयानों का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता जीतू पटवारी और सज्जन सिंह वर्मा ने प्रेस वार्ता की, जिसमें दोनों ने भाजपा पर कई आरोप लगाए। प्रेस वार्ता में सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया घबराए हुए घूम रहे हैं। कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाने के सिवा उनके पास अब कुछ काम नहीं बचा है। साथ ही उन्होंने अपने बयान में कई बातें कही। आइए आपको सुनाते हैं कि सज्जन सिंह वर्मा ने अपने बयान में आगे क्या कहा। बिल्कुल हर निर्णय में दिग्विजय सिंह जी भी साथ हैं, पचौरी जी भी साथ हैं, राहुल भैया साथ हैं, अरुण यादव साथ हैं। मैं तो बैठता हूँ रोज मीटिंग में, जो निर्णय होते हैं बिल्कुल किसकी कहाँ ड्यूटी आप देखो। अच्छा, अलग अलग जगह बता देता हूँ। अरुण यादव को भांडेर गए कमलनाथ जी के साथ गए ना, राहुल भैया अभी अनूपपुर की मीटिंग में कमलनाथ जी। तो ये पूरा सिस्टम बना हुआ है और हम अच्छे ढंग से जिसकी जहाँ उपयोगिता वहाँ ले जा रहे हैं। साथ ही इस कड़ी में जीतू पटवारी ने भी भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी कहा कि सिंधिया के मंत्री चूड़ी पहनकर बैठे हैं। साथ ही जीतू पटवारी ने सिंधिया समेत भाजपा पर कई आरोप भी लगाए हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि जीतू पटवारी ने अपने बयान में क्या कहा। ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे पास से वो चले गए इसलिए नहीं बोल रहे। प्रभात झा ने बोला कि इससे बड़ा भूमाफिया तो कोई है ही नहीं ग्वालियर चंबल में। शिवराज सिंह चौहान साहब, प्रभात झा ने जो बोला उसका स्पष्टीकरण दे कि सिंधिया भूमाफिया है या अच्छा जनसेवक है। मैं मानता हूं ऐसे में जो काला कानून मध्य प्रदेश में देश में मंडी समाप्त करने को लेकर देश की सरकार लेके आई है। कल वक्तव्य आया था कमलनाथ जी का, उन्होंने कहा कि काला कानून मध्य प्रदेश में लागू नहीं होगा जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने, देश में भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की मंडियां समाप्त करना है और विधायकों को खरीद बिक्री की मंडियां लगाना है। भाजपा चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी के द्वारा चुनाव की तैयारी की दृष्टि से मंडल सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं। आज की डेट तक 59 मंडलों में सम्मेलन संपन्न हो जाएंगे और इन सम्मेलनों में भाजपा के राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रादेशिक स्तर के नेता शामिल हो रहे हैं। देखिए, ये जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी में सभी सामान्य रूप से नेता हैं हमारे, और जो सामान्य हमारे सब नेता हैं उसी तरह से सिंधिया जी। कांग्रेस तो देखिए, कर्ज माफ के बारे में हम लोग कई बार इस बात को कह चुके हैं कि कर्ज माफ़ी के नाम पर धोखा हुआ है। कर्ज माफ़ी 2 लाख की बात थी, अब 2 लाख की जगह आप अल्पकालीन ऋण माफ़ करने की बात करो, जो फसल के लिए ऋण होता है, और सोसाइटी से कह दो कि आप इसको अल्प ऋण माफ़ी में ले लो, तो क्या ये ऋण माफ़ी की श्रेणी में आएगा? इन्होंने ऋण माफ़ी के नाम पर सारे किसानों को डिफ़ाल्टर कर दिया। उसी का परिणाम है कि कई जगह किसानों को आत्महत्या करना पड़ी। और 2 लाख का एक भी किसान बता दें, ये जो सीडी देते हैं, ऑडियो वीडियो जो भी देते हैं, ये बताए ना इसमें 2 लाख वाला कौन सा किसान है। इन्होंने तो वादा ये किया था कि हम 2 लाख तक का कर्जा 10 दिन में माफ़ करेंगे, तो 10 दिन में कौन से किसान का 2 लाख का कर्जा माफ़ हुआ है? और प्रदेश में 48,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ़ी होना थी, इन्होंने बजट में ही प्रावधान नहीं किया, तो कर्ज माफ़ कैसे हो गया? और इसलिए ये कुल मिला के धोखा है किसानों के साथ। राज्य महिला आयोग अध्यक्ष शोभा ओझा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने महिलाओं पर हो रहे अपराधों पर चर्चा की। शोभा ओझा ने कहा कि 1.5 दशक से महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही शोभा ओझा ने अपने बयान में सरकार पर भी कई आरोप लगाए। आइए आपको सुनाते हैं कि शोभा ओझा ने अपने बयान में क्या कहा। तो मैंने बता दिया कि जब सरकार असंवेदनशील होती है तो पूरा महकमा ही असंवेदनशील होता है। आप देखिए, अभी आप रायकवार माता पिता की बात सुनेंगे तो आपके आंसू आ जाएंगे, किस तरह से
पुलिस का व्यवहार रहा उनके साथ और किस तरह से नकार रहे हैं उनकी बेटी की हत्या को, और पूरा आप फोटो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि पुलिस की स्थिति क्या है। उसके अलावा भी मैंने कहा ना, औसतन 6 से 7 फोन मुझे रोज आते हैं, पुलिस FIR नहीं हो रही और किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। देखिए, एक होता है आप न्याय नहीं दे रहे, एक होता है कि आप न्याय मतलब आप पूरे प्रकरण के साक्ष्य को ही नष्ट कर रहे हैं। उल्टा आप माता पिता या जो न्याय लेने जाता है उसी को प्रताड़ित कर रहे हैं। तो अब मानसिकता ये होगी कि न्याय देना एक तरफ रहा, जो न्याय मांगने जाता है उसके साथ ही प्रताड़ना हो रही है, जो कि बेहद निंदनीय और शर्मनाक है और दुखद है कि एक प्रदेश में हालत गुंडे बदमाश इतने हावी हो गए हैं कि जो न्याय मांगने जाएगा उसके साथ ही पुलिस जाप्ती करेगी। क्या ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश में, क्या ऐसे रामराज की ही कल्पना गांधी जी ने की थी कि देश में ऐसा होगा या प्रदेश में ऐसा होगा? केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री की शुरू किए गए जन जागरण जन जागरूकता अभियान को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री ने जो अभियान चालू किया है इसमें जनता की भागीदारी सुनिश्चित होना चाहिए। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आती तब तक 3 बातों का ध्यान रखें। हर व्यक्ति मास्क लगाए, सार्वजनिक जगहों पर 2 गज की दूरी रखें और जब कहीं बाहर जाएं तो अपने हाथ अच्छे से धोएं। साथ ही पिछले 6 महीने का मूल्यांकन करें और आगे की भी सोच रखें, तभी यह अभियान सफल हो सकेगा। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक जन आंदोलन की शुरुआत की है। यह जागरण अभियान आंदोलन बने, यही देश के लोगों से विनम्र अपील है। 3 ही सावधानियां हैं जब तक वैक्सीन नहीं है, जब तक कोरोना की दवाई उपलब्ध नहीं है। हम मास्क लगाएं, सार्वजनिक स्थान पर 2 गज की दूरी का पालन करें और जब भी हम बाहर से कहीं आएं तो अपने हाथों को साबुन से धोकर इस संक्रमण से दूर रहने के लिए और परिवार और समाज को दूर रखने के लिए हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। ये जन आंदोलन और चरम पर पहुँचे। जैसे पिछले 6 महीने हमने अपनी जिम्मेदारी के साथ में इस आपत्ति में अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है, नए सिरे से हम अपने इन कर्तव्यों का फिर से मूल्यांकन करें और उनका क्रियान्वयन करें, जीवन में पालन करें। यही मध्य प्रदेश सहित मंदसौर जिले के सुवासरा विधानसभा उपचुनाव में प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस अपनी पूरी तैयारी कर चुके हैं। उसी के साथ प्रशासन ने भी अपना उपचुनाव संपन्न करने के लिए सारी तैयारी पूरी कर ली है। साथ ही चुनाव संपन्न कराने के लिए ईवीएम मशीन से लेकर मॉकपोल और सेक्टर इंचार्ज सहित चुनावी टेंडर को प्रशिक्षित कर 2 दिवसीय प्रशिक्षण गरोड के शासकीय शिव नारायण उदिया महाविद्यालय में वह गरोड के उत्कर्ष विद्यालय में ट्रेनिंग संपन्न करवाई गई। आपको पता है कि उपचुनाव हमारा है सुवासरा विधानसभा को लेकर, तो यहाँ प्रशिक्षणार्थी जो आए हुए हैं वो मतदान अधिकारी क्रमांक 2 और 3 का प्रशिक्षण है। चूँकि ये लोग गरोड विधानसभा के हैं तो इनका प्रशिक्षण यहाँ इसलिए रखवाया गया कि इनको मंदसौर जाने की प्रॉब्लम कठिनाई ना आए, इसलिए हमने प्रशिक्षण यहाँ रखवाया है। आपने देखा होगा कि हम सभी कक्षों में गए, वहाँ पर जो हमारा कॉलेज है केवल 1 व्यक्ति मृतक होने के कारण एब्सेंट हैं और 3 लोग कोरोना पॉजिटिव क्वारंटाइन होने के कारण एब्सेंट हैं। यहाँ पर केवल 1 व्यक्ति एब्सेंट है, बाकी सारे लोग प्रेजेंट हैं। प्रशिक्षण हमारा इस बिंदु पर होगा कि मतदान अधिकारी क्रमांक 1, 2, 3 का क्या कार्य है, मौके पर उसे क्या क्या करना है, और इसके साथ मशीन का प्रायोगिक प्रशिक्षण है। मशीन हैंड्स ऑन करना है, ऑपरेट करना है, हर चीज़ उसके सीखना है। ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति हमारा वो करे मार्क पोल और वो ऐसा कैसा रह जाए, क्लियर किए बिना वो वोटिंग शुरू करा दें तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसी जनपद हापुड़ के थाना सिंभावली क्षेत्र में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। मौत की खबर सुनते ही परिजनों में शोक का माहौल छा गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है।
चांदपुर एरिया में इन दिनों यहां का स्वादिष्ट फल सीताफल आना शुरू हो चुका है। यहां के सीताफल बहुत दूर दूर तक की मंडियों में यहां से जाते हैं। यहां पर बॉक्स में पैकिंग कर यह फल गुजरात के भरूच, बड़ौदा और सूरत तक की मंडियों में ले जाए जाते हैं। सीताफल बहुत ही मीठा है, चांदपुर का है ये सीताफल, बहुत ही मीठा और अच्छा आता है ये। यहाँ पर कितना होता है? बहुत है यहाँ पर, इस एरिया में बहुत सीताफल है, मीठे हो रहे हैं। क्यों रोज इतना माल निकलता है यहाँ पे? बहुत निकलता है, और लाएंगे तो रोज इतना 8-10 टोकरी निकलता है। अच्छा, कितना टाइम चलेगा ये? 6 बजे तक। नहीं, कितना दिन और ये सीताफल चलेगा आपके यहाँ? ये चलेगा 1 महीना तक। 1 महीने तक चलेगा। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तैयारी जोरों पर है। ऐसे में ही चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि हमारी तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कमलनाथ कहते हैं कि हमने विकास को लेकर कभी भी पैसे की कमी नहीं आने दी। इस बात पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि यह बात सही है कि कमलनाथ जी के कार्यकाल में विकास हुआ तो केवल कांग्रेस के लोगों का ही हुआ। केवल मुख्यमंत्री निवास और उनके मंत्रियों के बंगलों का कांग्रेस पर हमला करते हुए उन्होंने कई अन्य मुद्दों पर भी बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं कि उन्होंने आगे क्या कहा। देखिए, ये सब डर्टी पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट केवल कांग्रेस में है। कांग्रेस में तथाकथित, देखिए, जो जनता के बीच में बाहर हो जाता है और जिसकी दुकान और शोरूम दोनों बंद हो जाते हैं, वो इस तरह से कैंपेन स्ट्रेटेजी बनाता है जो कांग्रेस ने बनाई है। ये डर्टी पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट कांग्रेस के द्वारा पाला जा रहा है, जो मध्य प्रदेश की राजनीति को के जो सुहाद्र है उसको बिगाड़ना चाहता है। देखिए, कांग्रेस में तो सर्वे बदलते ही आ रहे हैं। सर्वे में तो ये कभी नहीं था और जनता में कभी नहीं था कि सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगी। उन्होंने उस समय जनता की बात को अस्वीकार किया। जब मध्य प्रदेश में आम चुनाव थे उस समय सर्वे कह रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, परंतु बनाया गया कमलनाथ जी को। सर्वे में कहीं पप्पू गांधी नहीं थे, परंतु पप्पू गांधी आप देखिए इस देश के सिरमौर नेता बन गए। तो सर्वे करना और सर्वे झुटलाना, और मैं ये निश्चित करता हूं, आप पता कर लीजिएगा, तथाकथित रूप से कांग्रेस में जिस सर्वे एजेंसी ने सर्वे किया होगा उसको भी पैसे देके खरीदा ही गया होगा, उसमें भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ। मध्य प्रदेश में चुनाव का माहौल है। ऐसे में आए दिन नेताओं की बयानबाजी की खबरें सामने आती रहती है। ऐसे में ही ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मेरी संपत्ति 300 वर्ष पुरानी है। यदि मैं किसी परिवार विशेष में पैदा हुआ हूं तो इसमें क्या गलत है। आपको बता दें कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के आरोपों पर पहली बार एक बड़ा बयान दिया है। सिंधिया ने कहा है कि यह संपत्ति मेरी 300 साल पुरानी है और सवाल तो मैं उन लोगों से करना चाहता हूं जो नए नए महाराज बने हुए हैं। राजनीति में आने और वही मेरा उसी उद्देश्य के साथ पिछले 5 महीनों में कोरोना से संक्रमित होने के बाद भी मैंने कोशिश की है कि हर विधानसभा में हम एक विकास और प्रगति के द्वार खोल पाएं। और शिवराज जी और हमने दोनों मिलकर वही कोशिश की है और वही आज जनता के समक्ष 15 साल उनका प्रशासन, 15 महीने कांग्रेस का प्रशासन और 5 महीने शिवराज सिंह का शासन, जिसके आधार पर विकास और प्रगति है। महाराज, वो बार बार एक बात कहते हैं, आप टेलीविजन लगाते कि नया मामला उठाना है कि आपने एक प्रॉपर्टी हथियार लिया, आपके परिवार टेलीविजन। देखो भैया, आप और हम जानते हैं ये जो संपत्ति है वो हमारी 300 साल पुरानी है। मैं तो प्रश्न उन लोगों से कर रहा हूँ जो आजकल बन गए हैं महाराजा, पहले वही जवाब दें। अब मेरी पैदाइश अगर एक घर में हुई है तो अगर वो मेरी गलती है तो मैं स्वीकार करता हूँ। हापुड़ जनपद के थाना बहादुरगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां पुलिस ने चेकिंग के दौरान आने वाले चुनावों में इस्तेमाल के लिए यूपी ले जाई जा रही भारी मात्रा में अवैध शराब को बरामद किया है, जिसकी कीमत मार्केट में करीब 6 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने अवैध शराब के साथ 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि शातिर तस्कर हरियाणा से शराब लाकर यूपी में सप्लाई किया करते थे। आपको बता दें कि इनकी पुलिस काफी लंबे समय से तलाश कर रही थी और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने एक ट्रक से करीब 200 शराब की पेटियों को बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 6 लाख रुपए बताई जा रही है।
थाना बहादुरगढ़ यशो नीरज कुमार और उनकी टीम द्वारा भारी मात्रा में शराब की बरामदगी की गई है तथा 2 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। एक अभियुक्त का नाम है अशोक, दूसरे का है रामवीर। कुल 200 पेटी शराब की बरामदगी हुई है। इसमें जो खास बात यह है कि ये हरियाणा से शराब खरीदते थे रोमियो ब्रांड की, जो वहाँ पर 30 रुपये पौवा मिलती थी, और यहाँ पर दूसरे जो यूपी में ब्रांड बिकता है मिस इंडिया, उस नाम से उसको बिक्री करते थे और बार कोड भी चेंज कर देते थे। यहाँ पर वो करीब 74 रुपये पौवा बिकती थी। कुल करीब 6 लाख रुपए की शराब इन लोगों ने पकड़ा है। इसके स्रोत के बारे में भी जानकारी कराई जा रही है और ये जो सप्लायर लोग हैं किस किस को यहाँ पर सप्लाई कर रहे थे उन्हें भी देखा जा रहा है। इस मामले में आप अवगत ही हैं कि एसपी महोदय द्वारा पंचायत को चुनाव दृष्टिगत रखते हुए सभी थानों को निर्देशित किया गया है और उसी क्रम में चेकिंग के दौरान ये गाड़ी पकड़ी गई है और भारी मात्रा में बरामदगी की गई है। जो अभियुक्त पकड़े गए हैं इनके विरुद्ध हम लोग अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत भी कार्रवाई कराएंगे तथा जिनको भी ये सप्लाई करते थे उनका भी चिन्हांकन करके उनके विरुद्ध भी प्रभावी कार्रवाई कराई जाएगी। जिस तरीके से मार्का चेंज कर रहे थे, कहीं पूछताछ में पता पड़ पाया कि कभी शराब के ठेकों पर भी सप्लाई हो रही थी? इस बारे में इन लोगों ने अभी फिलहाल कुछ बताया नहीं है। अभी इनसे पुनः पूछताछ की जाएगी और अगर ऐसी कोई सूचना प्राप्त की जाती है तो उनके विरुद्ध भी संगत प्राविधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रहे शुल्क के विरोध में राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि इस निर्णय को तुरंत हटाया जाए। राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा उज्जैन में सरकार द्वारा लिए जाने वाले शुल्क को बेवजह कर बताया हुआ है और कहा कि हिंदू धर्म की भावनाओं के खिलाफ श्रद्धालुओं से शुल्क लिया जा रहा है। उसके विरोध में कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन दिया गया। वहीं कोरोना के चलते बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन को छोटा रूप दिया और कहा कि अगर महाकाल दर्शन के लिए इस जजिया रूपी कर को नहीं हटाया गया तो राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। बजरंग दल के महासचिव ने कहा कि वैसे तो किसी भी धार्मिक जगह पर शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन अगर किसी व्यवस्था को लेकर कर लिया जाता है तो 10 रुपए से ज्यादा का शुल्क नहीं लेना चाहिए। मैं वरिष्ठ को उनका ज्ञापन पहुंचाता हूं, जो भी कार्रवाई उचित होगी वो की जाएगी। जगदीश वर्मा, नायब तहसीलदार। यह माननीय प्रवीण भाई तोगड़िया का संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल। हमने अभी उज्जैन में सरकार की जो जजिया कानून के आधार पर जो कर वसूली चल रही है श्रद्धालुओं से, इसके विरोध में यह आंदोलन यहाँ पर आवेदन दिया है। प्रशासन की ऐसी उम्मीद थी कि हम लोग 10-15 लोग आकर ही यहाँ पर आवेदन दें, वरना हम अधिक से अधिक संख्या में 200 की संख्या में आने वाले थे। हमने कोविड का मान सम्मान रखते हुए यह आंदोलन को इतना छोटा करके इन लोगों को जताया है। अगर ये जल्द से जल्द उस कानून को वापस ना लेते, हिंदू धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने की ये जजिया कानून वापस नहीं लेते हैं, तो हम इसमें उग्र आंदोलन चरमबद्ध तरीके से करेंगे। भाई साहब, ऐसे तो शुल्क होना नहीं चाहिए। अगर आप कोई व्यवस्था को लेके करते हैं तो 5 रुपये से ज़्यादा उसका शुल्क नहीं होना चाहिए। देवेंद्र आंजना, राष्ट्रीय बजरंग दल इंदौर महानगर महासचिव। मध्य प्रदेश में चुनाव का माहौल है और सियासी गलियारों में गर्मी बनी हुई है। ऐसे में ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कृषि बिल के विषय पर कांग्रेस के पास नो मन तेल ना होगा न राधा नाचेगी। कांग्रेस पता नहीं क्यों कृषि बिल पर भ्रम फैला रही है। देश में एक तरफ खेती से अनजान राहुल गांधी ट्रैक्टर पर सोफा लगाकर घूम रहे हैं, जिन्हें यह भी नहीं पता कि प्याज जमीन के नीचे होता है या ऊपर होता है। कृषि बिल को लेकर उन्होंने कहा कि ये तीनों कृषि बिल किसान के हित में है, जिससे किसानों की आय दुगनी की जाएगी। ना नो मन तेल होगा ना राधा ना कृषि बिल नहीं, काय को भ्रम फैला रहे हो। एक तरफ राहुल गांधी ट्रैक्टर पर सोफा लगा के घूम रहे हैं, खेती जाने नहीं, किसानी जाने नहीं, पता नहीं प्याज जमीन के ऊपर होता है कि नीचे होता है। ये तीनों कृषि बिल किसान के हित में है, किसानों की आय दुगनी करने के लिए।
मध्य प्रदेश में उपचुनाव के चलते राजनेताओं के बयान लगातार सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के पूर्व मंत्रियों को बूथ प्रबंधन की मिली जिम्मेदारी पर कहा कि बूथ प्रबंधन की तैयारी की जा चुकी है, जहां की जिम्मेदारी मिली है वह ताकत के साथ काम कर रहे हैं। आइए आपको आगे भी सुनाते हैं कि पीसी शर्मा ने अपने बयान में क्या कहा। नहीं, बूथ प्रबंधन की तैयारी पहले ही हो गई पूरी। मंडलम, सेक्टर और बूथ ये लगातार हम लोग जो जहाँ की भी जिम्मेदारी सौंपी है वहाँ पर पूरी ताकत से कर रहे हैं। और अब क्योंकि आज से नॉमिनेशन शुरू हो गए और अधिसूचना भी जारी हो जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि अब हर चीज़ बहुत ही टाइट स्थिति में होगी। इसलिए आज मैं भी ग्वालियर के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ और अब हम लोग बूथ स्तर पर जाएंगे, मीटिंगें बूथ स्तर पर करेंगे जितने भी प्रभारी मंत्री हैं, और जो भी जातिगत समीकरण है और जो भी अन्य समीकरण है उन सबको बिठाने की कोशिश करेंगे। और ख़ास बात यही, कांग्रेस में टिकटों के बाद कोई बहुत ज़्यादा लोगों में कोई मेजर असंतोष नहीं है, थोड़ा बहुत है, वो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, आज मैंने पहले भी कहा कि आचार संहिता लागू हो गई है और भोपाल के मंत्रालय पे लागू नहीं है। रोज़ ट्रांसफ़र होना है। आज 12 ट्रांसफ़र हुए हैं डिप्टी कलेक्टर से, और इनको सभी ग्वालियर, भिंड, खंडवा, दतिया, राजगढ़ इन क्षेत्रों में पदस्थ किया गया है। और इन डिप्टी कलेक्टर्स को ये कहा गया है कि चुनाव आप जिता के लाओ तो आपको कलेक्टर बनाएंगे। ये पीछे इनकी मानसिकता है पूरी। तो ये उन्होंने जो आज ट्रांसफ़र किए, मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, इस पर रोक लगाना चाहिए आज के ट्रांसफ़र पर। और ये मंत्रालय नहीं, आप भोपाल पूरे करो तो मंत्रालय को में तो आचार संहिता करोगे जहाँ से ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं हो, या जो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं विंध्याचल में और सतपुड़ा में, इन पर लेना चाहिए। फिर काय की आचार संहिता का ट्रांसफ़र आज हो रहे हैं, वहीं पे पोस्ट हो रहे हैं जो चुनाव क्षेत्र हैं। ये निश्चित तौर पर इसमें सब षड्यंत्र नज़र आ रहा है। इसको चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। अभी आईपीएल का सीजन चल रहा है, ऐसे में इंदौर पुलिस प्रशासन भी सटोरियों और जुआरियों पर कड़ी लगाम कसने का काम कर रही है। लसुल्डिया क्षेत्र के पिनेकल ड्रीम में पुलिस ने गुरुवार देर रात कार्यवाही कर क्रिकेट का सट्टा लगाते 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पिनेकल ड्रीम के एक फ्लैट के अंदर जब पुलिस की टीम गोपनीय सूचना पर पहुंची तो मौके पर मोबाइल फोन और एलईडी पर 5 लोग सट्टा लगाते मिले। पुलिस ने मोबाइल फोन और अन्य सामग्री को जब्त किया और देर रात तक रुपयों की गिनती जारी रही। पुलिस ने फ्लैट से सट्टा खेलते जितेंद्र, सौरभ, रवि और 2 लड़कियों जिनमें गौरी और प्रेरणा है उन्हें पकड़ा है। इनके पास वाइन की बोतलें भी बरामद की गई है। इंदौर के मां गायत्री शक्तिपीठ रविंद्रनगर में ब्राह्मण संसार संगठन मध्य प्रदेश में प्रदेश और महानगर की नियुक्तियां की गई, जिसमें पंडित मीत कश्यप को युवा वाहिनी मध्य प्रदेश में उपाध्यक्ष और पंडित राहुल उपाध्याय को प्रदेश महासचिव नियुक्त किया गया है। इसी के साथ इंदौर महानगर में पंडित संजोग शुक्ला को नगर मंत्री और पंडित अमन मिश्रा को मीडिया प्रभारी का दायित्व सौंपा गया है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का हाल ही में निधन हुआ है, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर सुबह 9:30 बजे एम्स से उनके 12 जनपद स्थित सरकारी घर पर लाया गया। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पासवान को श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद 3 बजे पासवान का पार्थिव शरीर प्लेन से पटना ले जाया गया, जहां लोजपा ऑफिस में भी अंतिम दर्शन के लिए उन्हें रखा गया। शनिवार को पटना के दीघा घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। रामविलास पासवान का गुरुवार को 74 साल की उम्र में दिल्ली में निधन हुआ है। वे पिछले कुछ महीनों से बीमार थे और 12 अगस्त से अस्पताल में भर्ती थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पासवान के निधन पर कहा कि अपना दुख शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता, मैंने अपना दोस्त खो दिया है। पासवान मोदी कैबिनेट में सबसे उम्रदराज मंत्री थे। पासवान 11 सितंबर को अस्पताल में भर्ती हुए थे। एम्स में 2 अक्टूबर की रात उनकी हार्ट सर्जरी हुई थी। इससे पहले भी एक बाईपास सर्जरी हो चुकी थी। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में
MR10 ब्रिज के नीचे नाले में अज्ञात लाश मिलने के कारण इलाके में सनसनी फैल चुकी है। आपको बता दें कि पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच में जुट चुकी है। लाश अज्ञात है। अभी ये लाश किसकी है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। हमें सूचना मिली सुबह 7 बजे के करीबन कि कोई अज्ञात व्यक्ति की बॉडी पानी में डूबी पड़ी है। सूचना पर हम आए हैं, देखा तो एक अज्ञात पुरुष जिसकी उम्र करीबन 40 वर्ष है, वो पानी में डूबा हुआ था। उसको बाहर निकालने के बाद में सब लोगों से उसकी तस्दीक कराई, पूछताछ करवाई, सब लोगों को दिखाया गया तो किसी ने पहचाना नहीं है। कोई भी किसी व्यक्ति ने शराब पी के या तो पानी में गिर गया है, जैसा भी हुआ है, लेकिन उसके पलट के नहीं और देखते किसी भी प्रकार के उसके शरीर पे किसी भी प्रकार की कोई चोट के निशान नहीं है। इस वजह से ये लगता है कि वो व्यक्ति या तो फिसला है, गिरा है कहीं से और बह के यहाँ आया है। तो उसको निकाल के और हमने PM के लिए भेजा है और इस संबंध में जांच की जा रही है। सर, तस्दीक के दौरान किसी प्रकार की कोई शव के द्वारा जानकारी मिली या नहीं? कोई जानकारी नहीं मिली। अभी किसी व्यक्ति ने पहचाना भी नहीं है और ऐसी कोई संदिग्ध भी नहीं पाया जा रहा है। कोई चोट के निशान वगैरह कोई कुछ भी नहीं है। उज्जैन पुलिस कप्तान मनोज कुमार सिंह के निर्देशन पर चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन अभियान के तहत उज्जैन पुलिस लगातार अपराधियों और अवैध गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। इसी के तहत उज्जैन सिटी एडिशनल SP रुपेश द्विवेदी के आदेश अनुसार और CSP रजनीश कश्यप के मार्गदर्शन में महाकाल पुलिस की बड़ी कार्यवाही सामने आई है। IPL सट्टेदारियों को 5 लाख के हिसाब के साथ मोबाइल, रजिस्टर और अन्य सामग्री जब्त की गई है। साथ में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। जानकारी के अनुसार आरोपियों पर पहले भी कई प्रकरण दर्ज हो चुके हैं। IPL शुरू होने के बाद से ही हम लोग इसमें लगे हुए थे और सूचनाएं मिल रही थी कि सट्टा है, लेकिन स्थान का पता नहीं चल पा रहा था। आज मुखबिर ने बहुत ही सुस्पष्ट जगह हमको बताई और वहाँ बताया कि भूरा अपने मकान में IPL का सट्टा ले रहा है। तब CSP साहब को बताया गया और फोर्स को लेकर के उनके साथ में हम लोग गए और गया कि घेरा डाल करके व्यवस्थित तरीके से पास वाले मकान से हम लोग वहाँ पर कूदे। तब ये 2 आदमी भूरा पिता रशीद खान और ईशान पिता उस्मान खान, ये दोनों कजिन हैं, ओल्ड मोहल्ला के रहने वाले हैं। इनको वहाँ पकड़ा गया। ये अब कमरे में 2 TV और 7 मोबाइल, इन पर लगातार क्रिकेट का मैच देख करके बाल और बैट अनुसार और रनों के अनुसार सट्टा ले रहे थे। इनको पकड़ा गया वहाँ पर। इसके अलावा और भी कोई सामग्री जब्त की गई? इनके पास से कैलकुलेटर और जो रजिस्टर है हिसाब का वो जब्त किया गया है। करीब 5 लाख के आसपास का इसमें अभी हिसाब हुआ था, वो जब्त कर लिया गया। और भी बढ़ सकता है, थोड़ा देखना पड़ेगा, उसका विश्लेषण करना पड़ेगा। पुराने कोई अपराध? भूरा पिता रशीद के पुराने सट्टे के कुछ अपराध हैं, लेकिन अभी देखकर बता पाएंगे कितना उसके। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताजा खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।